हेलो नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है HMI रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है और इस रिपोर्ट में उन देशों के बारे में बताया जाता है जिन देशों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 3 पे है सीरिया। सीरिया जो है एक मिडल ईस्ट कंट्री है और उसकी कैपिटल है डेमेस्कस। सीरिया इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि सीरिया में पिछले 10-11 साल से वॉर चल रही है और वॉर है सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध। जो गृह युद्ध है, जो सिविल वॉर शुरू हुई है सीरिया में, वो शुरू हुई बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग की वजह से। एक्चुअली 2010-2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई जिसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। सबसे पहले जिस कंट्री ने प्रोटेस्ट शुरू किए वो थी ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया भी एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है और यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट करे। इस प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद था वो था प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटाना। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो था धीरे धीरे बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी फैलता गया और ये लीबिया, इजिप्ट होता हुआ सीरिया पहुंच गया। सीरिया में जो था वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए सीरिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इसको सपोर्ट किया टर्की ने और बाकी सारे काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया। और सपोर्ट के कुछ कारण थे। जो सीरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है सुन्नी मुस्लिम्स की, लेकिन जो वहाँ पावर में है वो है एलावाइट। एलावाइट शिया मुस्लिम्स हैं और शिया मुस्लिम्स को एलावाइट बोला जाता है सीरिया में, और वो शिया मुस्लिम पावर में थे प्लस क्रिश्चियन पावर में थे। तो जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तो सबने सोचा क्यों ना हम शिया पावर में हैं लेकिन मेजोरिटी में तो सुन्नी है, तो उन्होंने सोचा कि जो हम मेजोरिटी में है तो हम अपना जो प्रेसिडेंट है वो अपना बनाएंगे, बट वो तो शिया ही रहा। और इनफैक्ट अभी भी जो उनका प्रेसिडेंट है वो अलावाइट है यानी कि वो शिया मुस्लिम है। तो अभी भी सिविल वॉर ख़त्म नहीं हुई है। जो सिविल वॉर थी हम जानते हैं, जो लेबर फोर्स बनी उसको काफ़ी हेल्प मिली इधर उधर से और बाद में जाके ये ISIS बन गई। आप जानते हैं इसका क्या हाल हुआ बाद में। और टर्की ने आपको बताऊं मैं, टर्की ने सीरिया पे कई सारे बॉम्बिंग करी सपोर्ट करने के लिए रेबल फोर्स को, और इस बॉम्बिंग का जवाब सीरिया नहीं दे पाया क्योंकि टर्की एक नेटो कंट्री है और नेटो का एक पूरा अलाइंस है जिसमें अगर आप किसी एक कंट्री के ऊपर भी हमला करते हैं तो वो पूरी नेटो अलाइंस के ऊपर हमला कंसिडर किया जाता है। इसलिए सीरिया ने रिटेलिएट नहीं किया टर्की को। टर्की अभी भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको। अभी उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बशर अल असद, जो कि अलावाइट यानी कि शिया मुस्लिम है, और वो अभी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री को, लेकिन कुछ खास फ़र्क हुआ नहीं। बाकी कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा है उनके आने से, पर अब देखते हैं आगे क्या बनता है। जो सेकंड कंट्री है वो है वेनेजुला। वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और उसकी कैपिटल है कैराकस। वेनेजुला बहुत ही सुंदर कंट्री है, इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, बहुत सुंदर कंट्री है बेसिकली। और इसके बॉर्डर लगते हैं ब्राज़ील और साउथ ब्राज़ील के साथ। इस कंट्री का जो श्रेय जाता है इनकी इकोनॉमी डाउन करने का वो इनके प्रेसिडेंट हैं निकोलस मैडुरो। एक्चुअली इनके प्रेसिडेंट को लेफ्टिस्ट गिना जाता है और ऐसा मतलब कई न्यूज़ चैनल बोलते हैं कि इनके आने के बाद डेमोक्रेसी जो थी वो रही नहीं और उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनको काफ़ी बुरी तरीके से क्रश किया। उसके बाद कुछ इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी अच्छी नहीं रही और रिसेशन काफ़ी टाइम आता रहा इनके टाइम पर। दरअसल ऐसा हुआ कि जो वेनेजुला एक बहुत ही अच्छी ऑयल रिज़र्व कंट्री है, बहुत ऑयल है इनके पास, लेकिन कुछ साल पहले ऑयल की कीमत डाउन चली गई, जिसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट भी डाउन हो गए और एक्सपोर्ट डाउन होने की वजह से इनकी इकॉनमी में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। प्लस इनकी अपनी जो थी पॉलिसीज़ वो भी अच्छी नहीं थी, जो इनके प्रेसिडेंट की इकॉनमी जो उनके निकोलस मैडुरो जो उनके प्रेसिडेंट उनकी जो पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक वो भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वेनेजुला को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अभी जो है वहाँ पे जब देखो रॉयट्स होते रहते हैं, दंगे होते हैं और स्पेशली इन दंगों में यंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो अभी फ़िलहाल अमेरिकन न्यूज़ जो है NBC न्यूज़, उसके अकॉर्डिंगली अभी जो वेनेजुला में है 87% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी उसमें ये बताया था कि वो जो टॉयलेट पेपर भी उनको किसी और कंट्रीज से या कि बॉर्डर कंट्रीज से, यदि ब्राज़ील वगैरह से जाके लेने पड़ रहे हैं बिकॉज वो भी उनके पास नहीं है।
तो वेनेज़ुएला की इस वजह से हाल ख़राब हुए। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वेनेज़ुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको लगा कि वो ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करेंगे तो वो शायद इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करने से, ज़्यादा नोट छापने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता। प्लस इन्होंने लोगों की मिनिमम वेजेस बढ़ा दी, जो लेबर्स थे उनकी। अब देखिए, जैसे इन्फ्लेशन अगर 20% बढ़ रहा है, अब इन्फ्लेशन, तो उन्होंने सोचा कि 20% हम वो बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं। बट उससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं इनको, और अभी भी इसका बहुत बुरा हाल है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन है, पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है, और लोग भाग रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर 1 पे आती है हमारे पास ज़िम्बाब्वे। ज़िम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, इनकी कैपिटल है हरारे, और इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का श्रेय भी इनके प्रेसिडेंट को ही जाता है। अभी जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो है इमर्सन मेंगावे, और ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये इनकी पार्टी है जो अभी फ़िलहाल पावर में है, वो है ZNNUPF, ये पॉलिटिकल पार्टी है इनकी, जिनके बिलॉन्ग करते हैं ये। इनके जो पहले थे प्रेसिडेंट, वो भी इसी पार्टी के थे, और ऐसा कहते हैं कि उनके डिसीजन ज़्यादा ख़राब रहे हैं इसके लिए, ज़िम्बाब्वे के लिए। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो वो इक्वालिटी चाहते थे, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, 1980 में प्रेसिडेंट बने थे, और वो भी इसी पार्टी के थे। वो चाहते थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए, उन्होंने इक्वालिटी करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एग्रीकल्चर लैंड था ज़िम्बाब्वे का, वो वाइट के पास था, वाइट लोगों के पास था, और इनको लगा कि इक्वालिटी के लिए उनको ब्लैक को दे देना चाहिए, तो उन्होंने ब्लैक्स को वो दे दिए। लेकिन ब्लैक्स को वो कुछ प्रॉपर तरीके से करने नहीं आया, प्रॉपर मतलब उसका मेंटेनेंस, और प्रॉपर तरीके से जो क्रॉप यील्ड वगैरह होती है, तो वो करने नहीं आई, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो इन्होंने रिफॉर्म किया, वो सारा डाउन चला गया, और जो ब्लैक्स प्रॉपर उसको हैंडल नहीं कर पाए, और क्योंकि उन्होंने कभी किया था, हमेशा वाइट नहीं किया था, तो वाइट लोगों को प्रॉपर आता था करना, कैसे करना है, उसकी वजह से वो प्रॉपर कर नहीं पाए। ऊपर से पता नहीं, आई थिंक 2019 में इनका सूखा वगैरह कुछ पड़ा था, और उसके बाद तो सिचुएशन और ख़राब होती गई। अभी फ़िलहाल फ्लड भी आए हैं, इनके फ्लड्स भी बहुत सारे आए हैं ज़िम्बाब्वे में। और ज़िम्बाब्वे में जो अभी फ़िलहाल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट करके एक न्यूज़पेपर है चाइना का, उसने बताया है कि जो ज़िम्बाब्वे की 80% पॉपुलेशन है, वो है इनफॉर्मल सेक्टर में। यानी कि जैसे होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे फूड स्टॉल लगाते होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा लोग वही काम करते हैं। और जब लॉकडाउन लगा तो उन बेचारों का, आप लगा लीजिए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास काम नहीं बचा, उसकी वजह से ये बहुत ब्लो हुआ, मतलब ज़िम्बाब्वे का बहुत हाल बुरा हुआ। और अभी इनको हाइपर इन्फ्लेशन बोला, हाइपर इन्फ्लेशन कैटेगरी में है, मतलब विदिन 10-12 ईयर 2-3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल अगस्त सितंबर में इनके इलेक्शंस हैं, और इनके जो पोजीशन के लीडर हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को कि शायद वो कुछ अच्छा करेंगे। बाकी देखते हैं कि वो क्या करेंगे। शायद ज़िम्बाब्वे का इकोनॉमिक रिफॉर्म हो जाएगा, और ज़िम्बाब्वे का कुछ भला हो जाए उनके आने पे, शायद हो जाए, ऐसा ऐसा बोल तो रहे हैं, अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स और बाकी चैनल बोल रहे हैं। तो ये थी वो कुछ कंट्रीज़ जो HAMI रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बुरे दौर से फ़िलहाल अभी गुज़र रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रॉसरोड्स ऑफ नॉलेज को लाइक और सब्सक्राइब करिए।